के यूं तेरा मुस्कुराना यूं नजर। दोस्तों, अक्सर किसी नई फिल्म के रिलीज होने के पहले फिल्म के पोस्टर के जरिए, उसके प्रोमो के जरिए और गानों के जरिए ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये फिल्म उस टाइम पर रिलीज होने वाली है। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि फिल्म अनाउंस होने के बाद ये फिल्म किसी न किसी रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। और बॉलीवुड में भी तमाम ऐसी ढेरों फिल्में रिलीज हुई जो कि इतने लंबे अंतराल के बाद रिलीज हो पाई कि उस टाइम तक लोग उस टाइप की कहानी वाली फिल्मों और उन फिल्मों में काम करने वाले एक्टर्स के बारे में तक भूल जाते हैं। वैसे किसी फिल्म के अनाउंस होने के बाद अगर ये फिल्म 2 से 3 सालों तक भी डिले हो जाती है तो उस टाइम तक लोग उसको कम से कम याद रखते हैं। लेकिन अगर फिल्में इससे ज़्यादा अंतराल के लिए खिंच जाती हैं तो लोग धीरे धीरे इन फिल्मों को एकदम भूल जाते हैं। जैसे अभी फिलहाल देश में करंट सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में डिले हुई हैं, जिनमें सूर्यवंशी और ब्रह्मास्त्र जैसी कई बड़े बजट की फिल्में शामिल हैं। तो हमारे इस एपिसोड में हम इन फिल्मों के बारे में नहीं, कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो फिल्में उस टाइम पर अनाउंस तो हुई, और इनमें से कई फिल्में तो ऐसी थीं जो कि अपने अनाउंस होने के लगभग 10 से 15 साल बाद रिलीज हो पाईं। और इनमें से बहुत सारी फिल्मों को तो आपने शायद देखा भी नहीं होगा या इनके नाम तक नहीं सुने होंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही फिल्मों के ऊपर। नंबर 1, सन 2010 में रिलीज हुई सनी देओल और तब्बू की एक एक्शन ड्रामा फिल्म खुदा कसम। सन 2010 में रिलीज हुई सनी देओल की इस फिल्म के बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगा कि उनकी ये फिल्म कब रिलीज हुई और कब चली गई। एक्चुअली उस टाइम पर रिलीज हुई ये एक लगभग 13 साल डिलेड फिल्म थी, जिसको सन 1997 में अनाउंस किया गया था। और पहले ये फिल्म 90s में ही रिलीज होनी थी, लेकिन ये फिल्म बहुत सारे रीजन्स की वजह से डिले होती गई और फाइनली इसके 13 साल बाद सन 2010 में रिलीज हुई। और यहाँ पर लोगों ने इसको नोटिस भी नहीं किया। पूरी फिल्म में आप सनी देओल, तब्बू और बाकी कैरेक्टर्स के लुक को देखेंगे तो ये लोग बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि 90s में लगा करते थे। लेकिन जब ये फिल्म डिले होते होते फाइनली सन 2010 में रिलीज हुई, तब तक फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकारों के चेहरे एकदम बदल चुके थे। फिल्म के डायरेक्टर थे केसी बोकाडिया, जो कि इसके पहले तेरी मेहरबानियां, प्यार झुकता नहीं, लाल बादशाह और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। एक्चुअली सन 1997 में ये फिल्म अनाउंस होने के बाद इसके टाइटल में और स्टार कास्ट में समय समय पर बहुत सारे बदलाव किए गए। जैसे सबसे पहले फिल्म में हमें सनी देओल के साथ रेखा नजर आने वाली थी और रेखा ने कुछ टाइम तक फिल्म के लिए शूटिंग भी की, लेकिन बाद में उन्हें तब्बू से रिप्लेस कर दिया गया। फिल्म का मेन टाइटल भी बहुत बार चेंज किया गया। जैसे ये फिल्म सबसे पहले जुल्म के नाम से अनाउंस की गई थी, आगे चलकर कुछ समय बाद फिल्म का नाम जुल्म से बदलकर सजा द पनिशमेंट रखा गया। आगे चलकर ये नाम भी बदलकर द चैलेंज कर दिया गया और बाद में आगे चलकर इसको भी बदलकर डोंट चैलेंज मी किया गया। फिर एक बार और इसका नाम बदलकर चुनौती रखा गया और फाइनली इसका नाम खुदा कसम रखा गया। एक्चुअली ये फिल्म इतनी ज़्यादा डिले हो चुकी थी कि सनी देओल और तब्बू ने फिल्म में अपनी आवाज़ें तक डब करने से मना कर दिया था। और अगर आप ये फिल्म ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सनी देओल और तब्बू की आवाज़ों को दूसरे डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये ऐसी सनी देओल की पहली फिल्म थी जिसमें वो हमें एक ट्रक ड्राइवर के किरदार में नजर आने वाले थे। लेकिन उस टाइम पर यह फिल्म डिले हुई और सनी देओल हमें पहली बार सन 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा में ट्रक ड्राइवर बने हुए नजर आए थे। आप में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी है या इसका नाम सुना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 2, सन 2009 में रिलीज हुई सैफ अली खान, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री की फिल्म सनम तेरी कसम। एक्चुअली सन 2009 में रिलीज हुई सैफ अली खान की ये फिल्म एक लगभग 15 साल डिलेड फिल्म थी, जो फिल्म सन 1994 में अनाउंस की गई थी और ये फिल्म उस टाइम पर बनकर कंप्लीट भी हो चुकी थी। फिल्म के डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसूजा, जो कि इसके पहले साजन, दिल का क्या कसूर, सपने साजन के और दिल तेरा आशिक जैसी बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। और सन 1994 में लॉरेंस डिसूजा की फिल्म सनम तेरी कसम को भी संबंध के नाम से अनाउंस किया गया था। फिल्म में म्यूजिक था 90s के मेलोडियस म्यूजिक कंपोजर नदीम और श्रवण की जोड़ी का। उस टाइम पर इन दोनों का केवल नाम ही किसी फिल्म से जुड़ने के बाद लोग फिल्म की ऑडियो कैसेट का और फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगते थे। और उस टाइम पर सन 1994 में इस फिल्म की ऑडियो कैसेट संबंध के नाम से रिलीज की गई, जिसमें नदीम श्रवण के द्वारा कंपोज किए गए टोटल 7 गाने रखे गए। फिल्म के सारे गाने कुमार सानू, अलका याग्निक, सपना मुखर्जी और पूर्णिमा की आवाज में थे। उस टाइम पर इस फिल्म की संबंध के नाम से खरीदी गई ऑडियो कैसेट आज भी शायद कुछ लोगों के पास अवेलेबल हो सकती है, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस टाइम पर एकदम पूरी की पूरी कंप्लीट होने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई। एक्चुअली उस टाइम पर ये फिल्म रिलीज करने के पहले ही फिल्म के मेकर्स में आपस में बहुत ज्यादा बहस हो गई। उस टाइम पर ये बहस थी सुधाकर बोकाडे और अल्ट्रा म्यूजिक कंपनी के बीच में, जहां पर दोनों इस बात पर क्लेम कर रहे थे कि ये फिल्म उनसे बिलोंग करती है। और उस टाइम पर चल रही इन दोनों के बीच में इस खींचातानी की वजह से ये फिल्म बहुत लंबे समय तक रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फिल्म उस टाइम पर सन 1994 में मात्र 40 दिनों में ही पूरी बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। उस टाइम पर इस फिल्म के कुछ प्रोमो और ट्रेलर भी बनाया गया था, जिसको सन 1996 में आई सैफ अली खान की एक और दूसरी फिल्म एक था राजा के साथ ऐड करके दिखाया भी गया था, जिसमें हमें सुनील शेट्टी और आदित्य पांचोली भी नजर आए थे।
लेकिन फिल्म मेकर्स के बीच में इसी खींचातानी की वजह से ये फिल्म कुछ सालों के लिए डिले हो गई और एक बार फिर से सन 2001 में फिल्म को रिलीज करने के बारे में प्लान किया गया और इस टाइम पर फिल्म का नाम बदल कर रखा गया ये प्यार ही तो है और इस टाइम पर फिल्म के पुराने ही गानों को इसी नाम से दोबारा से रिलीज किया गया। एक्चुअली फिल्म के म्यूजिक एल्बम में ये प्यार ही तो है के नाम से एक गाना रखा गया था और फिल्म मेकर्स ने सोचा कि फिल्म के म्यूजिक एल्बम के इस गाने को ही फिल्म का टाइटल बना देते हैं। लेकिन फिल्म का दुर्भाग्य कि उस टाइम पर भी फिल्म मेकर्स के बीच में चल रही बहस की वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने बताया कि इसके बाद तो वो इस फिल्म के बारे में एकदम भूल ही चुके थे और उन्होंने तो फिल्म के रिलीज होने की उम्मीद ही खो दी थी कि अब ये फिल्म शायद कभी रिलीज ही नहीं हो पाएगी। लेकिन फाइनली सन 2009 में ऐसा हुआ कि फिल्म मेकर्स के बीच में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया और ये फिल्म रिलीज की गई। लेकिन फिल्म के इतने ज्यादा डिले होते होते समय इस टाइम तक एकदम बदल चुका था और इसमें काम करने वाले सारे कलाकारों के चेहरे भी बदल गए थे। यहाँ तक कि अतुल अग्निहोत्री और पूजा भट्ट तो फिल्मों से एकदम दूर ही हो चुके थे। सन 2009 में ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पर सैफ अली खान अपनी फिल्म लव आजकल के प्रमोशन में लगे हुए थे और उस टाइम पर जब सैफ अली खान को पता चला कि उनकी ये लगभग 15 साल डिलेड फिल्म इस साल रिलीज होने वाली है तो सैफ अली खान ने इस टाइम पर फिल्म के बारे में कुछ भी बात करने और इसका प्रमोशन करने से एकदम मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पर सैफ अली खान को लग रहा था कि कहीं इस फिल्म की वजह से उनकी और आगे आने वाली फिल्मों के ऊपर फर्क ना पड़े। और फाइनली 5 जून सन 2009 को ये फिल्म सनम तेरी कसम के नाम से रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। सैफ अली खान की ये इतनी डिलेड फिल्म और इसके गाने आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इस फिल्म की लिंक और इसके गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक्चुअली फिल्म से जुड़ी हुई एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिल्म के डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा के लिए सन 1994 का साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। एक्चुअली उस टाइम पर अनाउंस हुई इस फिल्म के अलावा उनकी एक और फिल्म जय देवा के नाम से भी अनाउंस हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित काम कर रहे थे। उस टाइम पर उनकी फिल्म जय देवा के भी इन तीनों के साथ में बहुत सारे सीन फिल्माए गए, लेकिन फाइनली ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और एक पूरी की पूरी अनरिलीज्ड फिल्म ही बनकर रह गई। बस फिल्म से जुड़ी कुछ यादें और ये तस्वीरें शेष हैं। फिल्म जय देवा के बारे में मैंने डिटेल से अपनी अनरिलीज्ड फिल्मों के एपिसोड में बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में नहीं देखा है तो हमारे चैनल में इसको जरूर देखिए। नंबर 3, सन 1996 में रिलीज हुई धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और विनोद मेहरा की फिल्म आतंक। सन 1996 में आई फिल्म आतंक की कहानी उस टाइम पर आ रही नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों से एकदम अलग थी, जिसमें समुद्र में रहने वाली एक बड़ी सी शार्क दिखाई जाने वाली थी जो कि लोगों का शिकार करती है, जिसमें धर्मेंद्र और विनोद मेहरा मछुआरे का काम करते हैं और एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एक्चुअली सन 1996 में रिलीज हुई ये फिल्म उस टाइम पर एक लगभग 17 से 18 साल डिलेड फिल्म थी, जिस फिल्म के बारे में सन 1979 और 80 से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। एक्चुअली ये वो टाइम था जिस टाइम पर सन 1975 में आई एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म जॉ रिलीज हुई थी, जिसमें भी हमें एक ऐसी ही समुद्र में रहने वाली शार्क दिखाई जाती है जो कि लोगों का शिकार करती है। एक्चुअली उस टाइम पर 70s में आई फिल्म जॉ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और उस टाइम पर हर कहीं पर फिल्म को लेकर चर्चाएं की जा रही थीं। तब उस टाइम पर हर कहीं पर फिल्म जॉस की इतनी चर्चाएं देखते हुए बॉलीवुड में भी देश मुखर्जी ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाने का डिसाइड किया। एक्चुअली देश मुखर्जी वैसे तो एक आर्ट डायरेक्टर थे और उस टाइम तक वो बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्मों के आर्ट डिजाइन कर चुके थे और उन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एकमात्र फिल्म ईमान धर्म को डायरेक्ट किया था। सन 1977 में आई फिल्म ईमान धर्म के बाद अब देश मुखर्जी अपनी इस शार्क की कहानी पर बेस्ड फिल्म आतंक को डायरेक्ट कर रहे थे, जिसकी पूरी की पूरी एक बेसिक थीम जॉस से कॉपी की जा रही थी। और वैसे तो पूरी फिल्म में शार्क के बहुत ही कम सीन रखे गए थे, लेकिन जिन सीन में हमें ये शार्क दिखाई देती है, इस शार्क को पूरा का पूरा जापान के एक स्टूडियो में मैकेनिकली डिजाइन किया गया था और इसका पूरा का पूरा लुक और यहाँ तक कि फिल्म के पोस्टर्स भी फिल्म जॉस के जैसे ही रखे गए थे। लेकिन उस टाइम पर कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग करने के बाद आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई और आगे चलकर बहुत सालों तक आधी अधूरी शूट हुई ये फिल्म रखी रही। आगे चलकर इसके कुछ सालों बाद धर्मेंद्र को लगा कि इस फिल्म को दोबारा से बनाना चाहिए और इसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में और कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव किए गए, जहां पर कुछ नए कैरेक्टर भी फिल्म में लाए गए, जैसे रंजीत और रवि किशन के किरदार पहले फिल्म की कहानी में नहीं थे, लेकिन इनको बाद में इसमें ऐड किया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म में काम कर रहे अमजद खान और विनोद मेहरा अब इस टाइम पर दुनिया में ही नहीं थे। ये फिल्म सन 1996 में रिवाइव हो रही थी, लेकिन इसके पहले ही सन 1990 में विनोद मेहरा की और सन 1992 में अमजद खान की मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से फिल्म आतंक में इन दोनों के बहुत सारे और भी सीन शूट करने के लिए इनके बॉडी डबल का यूज किया गया, बहुत सारे सीन इनके पीछे से शूट किए गए। इसके अलावा बहुत सारे सीन्स में लाइटिंग इतनी कम रखी गई कि लोगों को ये समझ में ही ना आ सके और इन दोनों की ही आवाज़ों को डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया, जो कि फिल्म देखते टाइम पर भी साफ साफ समझ में आता है। इसके अलावा फिल्म में अगर आप धर्मेंद्र का लुक देखेंगे तो वो भी हमें इसमें काफ़ी यंग दिखाई देते हैं। और फाइनली सन 1996 में कैसे भी करके डायरेक्टर प्रेम ललवानी ने इसको कंप्लीट किया और इसको रिलीज किया। हालांकि फिल्म के साथ इतना कुछ हो जाने की वजह से फिल्म की पूरी कहानी बिगड़ गई थी, फिल्म के कैरेक्टर्स भी मैच नहीं हो रहे थे
और पूरी फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में कहीं पर भी कोई भी सीन चल रहा हो। यहाँ तक कि फिल्म के जो मेन विलेन थे अमजद खान और कादर खान, उनके साथ धर्मेंद्र का एक भी सीन तक नहीं रखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर कैसे भी जोड़ तोड़ के इस फिल्म को कंप्लीट करके रिलीज किया गया होगा। हालांकि आप में से भी उस टाइम पर कुछ लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घरों में देखी होगी या आगे चलकर यूट्यूब पर देखी होगी। अगर आपने इस फिल्म का नाम सुना था और ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और फिल्म आतंक के बारे में आपका क्या कहना था, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारी ये नई सीरीज आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप आगे भी बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही रेयर और डिलीट फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप में से ज़्यादातर लोगों के कमेंट इसके लिए हाँ होंगे तो बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।